हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ बेसिकली आपके 2024 मतलब लास्ट ईयर का एडवांस एमएमई पेपर डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। सो ये इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 का कोर पेपर है, दैट इज एडवांस मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स। और ये 2024 का पेपर है। सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो लिख देता हूँ बेसिकली 2024 का ये एडवांस एमएमई पेपर है। क्लियर। मैंने ऑलरेडी इसके सॉल्यूशंस बना रखे हैं। मैं आपको क्वेश्चन रीड करूंगा, क्वेश्चंस की इंटरप्रिटेशन बताऊंगा एंड उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। जो मैंने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं वो आपको बेसिकली शो कर दूंगा, ठीक है। सो डैट कि आपकी भी टाइम बचे और मेरी भी टाइम बचे। अगर मैं यहाँ पे वीडियो में सॉल्व करना बैठूं तो बेसिकली बहुत लेंदी वीडियो बन जाएंगी, और एग्जाम के टाइम पे आप जितना टाइम अच्छे तरीके से चैनलाइज कर पाओ उतना आपके लिए बेटर होगा। चलिए, सबसे पहली बात कि आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, तभी आप बेसिकली पेपर के सॉल्यूशन समझ पाओगे। यहाँ पे मैं बेसिक डेफिनेशन या बेसिक कंसेप्ट नहीं बताऊंगा ना आपको, मतलब जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास बेसिक आइडिया है तो देन डेफिनेटली आपको समझ में आएगा हर एक क्वेश्चन। चलिए ठीक है। सो ठीक है। सबसे अच्छी बात पता है इस पेपर में क्या है कि देखो क्या 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 है गया आपके पास। टोटल इस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, मतलब टोटल इस क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 9 क्वेश्चंस करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। और अगर ये 90 मार्क्स का पेपर है तो इट मींस व्हाट, कि आपके पास हर एक क्वेश्चंस का वेटेज 10 मार्क्स है। तो कहने का मतलब अगर 5-6 क्वेश्चन भी अच्छा कर से बना लेते हो, अगर 10 में से 6 क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से बना लेते हो, तो डेफिनेटली अगर आपके इंटरनल में मार्क्स बढ़िया है तो आप 7-8 सीजीपीए स्कोर आराम से कर पाओगे। एंड 8 सीजीपीए 9 सीजीपीए इज अ गुड मार्क्स। बट फिर भी देखते हैं। जैसा जब मैंने इस पेपर को सॉल्व किया ना, 2024 के एडवांस इकोनॉमिक को पेपर को जब मैंने सॉल्व किया अपने बैकएंड पे, तो मुझे ना ये पेपर बहुत ही सिंपल लगा। सिंपल इन द सेंस कि मुझे लगा कि अगर किसी बच्चे ने अच्छे तरीके से कंसेप्ट सीखा है तो वो 90 में 90 स्कोर कर सकता है। ओके। अब आपको भी जब सॉल्यूशन पता चलेगा, अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है अपने सेमेस्टर 3 के अंदर में, तो आपको भी लगेगा कि हाँ पेपर इजी है। 2023 का पेपर जिसकी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ सॉल्यूशन क्लियर कर ली है, वो भी पेपर इजी था। 2024 का पेपर भी एक तरीके से ऑन एन एवरेज सही था। और होपफुली आपके जो 25 का पेपर जो इस साल आपके होने वाले माइट भी वो भी सही ही हो। बाकी देखते हैं, कुछ अगर एग्जामिनर एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो हो सकता है आप लोगों के साथ कर ले, बट ठीक है, पहले तो हम लोग अपनी बैकएंड से तो तैयार रहना ही है। चलिए, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1। आपको ये दिख रहा होगा क्वेश्चन 1। इसमें क्या बोला गया, आपको बोला गया एक प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, पाई इज इक्वल टू 64x माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस 96y माइनस में 4y स्क्वायर माइनस में 13। एंड एक सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट गिवन है, और आपको बोला क्या करो, इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। और ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में पूछा गया है। टू बी ऑनेस्ट 10 मार्क्स जितना वेटेज के लायक ये क्वेश्चन है नहीं, बट फिर भी एग्जामिनर ने आपको 10 मार्क्स फ्री के दिए हैं। सबसे पहला तो इस क्वेश्चन में ये आपको समझना है कि दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट, मतलब नॉन लीनियर कांस्टेंट वाला जो कंसेप्ट है उसमें जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, प्रॉफिट फंक्शन को मतलब सेट कर लेते हैं कि पाई इसको मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिस है, नॉर्मली लैग्रेंज लगाया सॉल्व किया डेट सेट। नहीं, अगर आपके पास यहाँ पे नॉन लीनियर कंस्टेंट गिवन है, इट मीन्स आपको कंडक्टर कंडीशन जो आपने पढ़ा था उसको शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया। एक मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। अब मैं सॉल्यूशन पे क्या आता हूँ, देखिए। मैं सॉल्यूशन की पीडीएफ आप लोग से शेयर कर लूंगा, सो डेट कि आपको प्रॉब्लम ना हो ना। बाकी अभी जो हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है उसको चेक कर देखिए। सो ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन था, मैक्सिमाइज करना था इसको, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट मेरे पास ये था। सबसे पहला स्टेप, कंडक्टर की भी 4 कंडीशन होती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहला आप क्या करो, लैग्रेंज मल्टीप्लायर को सेट करो। तो मैंने लिखा लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज मल्टीप्लायर, यहाँ तक क्लियर है। फिर लैग्रेंज फंक्शन सेट किया, ये रहा मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक। माइनस में लैम्डा टाइम्स कॉन्स्टेंट फंक्शन, एक कंस्टेंट है तो एक लैम्डा एक मल्टीप्लायर, दो कंस्टेंट रहता तो दो मल्टीप्लायर एंड सो ऑन सो फॉर, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होता है कि इन सब का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना। तो मैंने क्या किया, लैग्रेंज फंक्शन को एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मेरे पास ये आया, इसको मैंने इक्वल टू 0 पुट किया, तो एक मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू समथिंग 64 माइनस 4x आया। लैम्डा इक्वल टू 96 माइनस 8y। आई थिंक आप लोगों को डेरिवेटिव तो आता है ना। नॉर्मली मैंने इस फंक्शन को क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू जब मैंने x डिफरेंशिएट किया तो 64x का 64 आ गया। 2x स्क्वायर का मतलब बेसिकली एक्स स्क्वायर का बेसिकली 2 नीचे आ जाएगा ना, तो ये -4x आ गया क्योंकि बाहर ये माइनस है। 96y ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी।
ये भी जीरो होगी, ये भी जीरो होगी, और यहाँ से एक्स का आएगा वन, तो लैम्डा और इंटू में वन बेसिकली माइनस लैम्डा। तो आई होप आपको ये ऑलरेडी पता है। सिमिलरली जब मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई में करता हूँ, तो एक्स को कांस्टेंट मानूंगा, तो ये बन जाएगा जीरो, ये बन जाएगा जीरो, 96 वाई का आ जाएगा 96, माइनस 4 वाई का स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा -8 वाई, 13 हो जाएगा जीरो, और यहाँ से वाई का वन, तो वन इंटू में माइनस लैम्डा, ये माइनस लैम्डा आ जाएगा। इसको इक्वल टू जीरो पुट किया, हमारे पास लैम्डा इक्वल टू समथिंग, लैम्डा इक्वल टू समथिंग, दो इक्वेशन आ गए। ये सेकंड कंडीशन था। कुंटक्कर का थर्ड क्या होता है? ये, तो बेसिकली कुंटक्कर थ्योरम की बात कर रहे हैं, कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को इंट्रोड्यूस करना। वो क्या कहता है कि जो आपका मल्टीप्लायर है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब या तो ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल टू जीरो हो सकता है, या तो एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो हो सकता है, इफ कंस्टेंट आपका स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी में हो। मतलब लैम्डा कैन बी अ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में लैम्डा या तो पॉजिटिव नंबर हो सकता है या लैम्डा इक्वल टू जीरो हो सकता है। पॉजिटिव नंबर जब होगा तो आपका कंस्ट्रेंट जो होगा वो इक्वालिटी फॉर्म में होगा, और जब लैम्डा इक्वल टू जीरो होगा तो ऑन द टाइम जो आपका कंस्ट्रेंट है वो स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी के फॉर्म में होगा। ये आपने अपने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि लैम्डा जो है कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इक्वल टू जीरो होगा इफ जो कंस्ट्रेंट है वो स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है। अब आते हैं फोर पार्ट। फोर पार्ट में क्या होगा, आपके पास जो कंस्ट्रेंट है डायरेक्टली वो लिख देते हैं। इन्हीं चार कंडीशन को हम लोग बोलते थे कॉन्ट्रैक्टर थ्योरम, और इन्हीं चार में से जो तीन कंडीशन है, मतलब फोर, थ्री एंड सेकेंड वन, तो ये सेकेंड थर्ड फोर कंडीशन को हम लोग साइमल्टेनियसली क्या करते थे, हॉल्ड कराते थे। चलिए, तो सबसे पहले मैंने केस वन लिया, क्योंकि लैम्डा या तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो सकता है या तो इक्वल टू जीरो हो सकता है। जब लैम्डा आपका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा तो ऑन द टाइम कंस्टेंट आपका इक्वालिटी के फॉर्म में होगा। तो जब मैंने बोला लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो एंड कंस्टेंट आपका इक्वल टू के फॉर्म में होगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ इक्वेशन वन एंड टू को। केस वन के अंदर में मैंने ये केस लिया है जिसके अंदर में मैं कंपेयर कर रहा हूँ इक्वेशन वन एंड टू को, और इक्वेशन वन और टू मेरा क्या है, तो ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर वन जो मैंने डेल एफ बाय डेल एक्स करके निकाला था, और डेल एफ बाय डेल वाई निकाल करके जो निकाला था वो हमारा इक्वेशन टू। मतलब यहाँ से मैं कंपेयर करूंगा इस दोनों को, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा है तो राइट हैंड साइड को मैं इक्वालिटी के फॉर्म में कंपेयर कर सकता हूँ। तो 64 माइनस फोर एक्स, 96 माइनस 8 वाई। तो मैंने जब कंपेयर किया तो मैंने इन दोनों को इक्वल रखा, इसको सॉल्व करके मेरे पास ये आया जिसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फाइव। और केस नंबर वन में जब मैंने लैम्डा को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो रखा था और कंस्टेंट को इक्वल टू के फॉर्म में रखा था, इसको मैंने एक और कंस्टेंट मान लिया, दैट इज इक्वेशन नंबर फोर। अब फोर एंड फाइव को मैं सॉल्व कर रहा हूँ सो दैट कि मेरे को एक्स या वाई की वैल्यू मिल जाए। तो मैंने क्या किया, फोर को जैसे का तैसा रख दिया पहले, फाइव को भी जैसे का तैसा रख दिया। अब जाके ना मैं फोर में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये कि मेरे को ये दिख रहा है कि ये दोनों ना आपस में कटेंगे पिटेंगे नहीं, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर ये जो फोर है ऊपर वाला, इसको मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया फोर से, तो मेरे पास ये आ गया 4x 4y, और 36 इंटू में फोर 144। और नीचे वाले को मैंने जैसे का तैसा लिखा, बस इंटरचेंज कर दिया, -4x को पहले लिख दिया और +8y को बाद में लिख दिया, और इज इक्वल टू 32। अब मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि ये +4x -4x कट जाएगा, यहाँ से 12y इज इक्वल टू 176 होगा, एंड y इक्वल टू 176 अपॉन में 12। सिमिलरली जैसे ही मेरे पास y आ गया तो मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन नंबर फाइव है और इक्वेशन नंबर फोर है, इन दोनों में से किसी में भी y की वैल्यू को पुट करके x निकाल सकता हूँ। तो मैंने फोर में पुट किया, मेरे पास इक्वेशन नंबर फोर था x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो x बराबर 36 माइनस में दिस, और मेरे पास x की वैल्यू ये आ गई, तो मेरे पास y बराबर ये आया, x बराबर ये आया, ठीक है। अब ये जो x एंड y आया है इसको मैं किसी भी एक इक्वेशन में यूज करूंगा सो दैट कि मेरे को लैम्डा पता चल सके, कि लैम्डा की तो वैल्यू निकालनी है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मैंने लैम्डा को स्ट्रिक्टली पॉजिटिव माना था, तो लैम्डा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो मैंने क्या किया, ये जो x की वैल्यू आई थी 256 अपॉन में 12, और y की वैल्यू 176 अपॉन में 12, इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन में पुट किया यहां से, सो दैट कि मेरे को लैम्डा पता चल सके, क्योंकि मेरे पास क्या है सिर्फ मतलब बेसिकली x की वैल्यू पता है तो मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ, y की वैल्यू भी पता थी यहाँ से भी मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ, तो मैंने वन में पुट किया। सो मेरे पास यहाँ पे है वन। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर वन क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू 64 माइनस में फोर एक्स, तो लैम्डा इक्वल टू 64 माइनस में फोर एक्स की वैल्यू मैंने पुट की, और मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे को लैम्डा नेगेटिव आया। मैंने लैम्डा क्या लिया था केस में, पॉजिटिव लिया था, बट मेरे पास जो एक्स एंड वाई की वैल्यू आई है कंडीशन को सॉल्व करके, उससे मेरे पास लैम्डा की क्या आ रहा है वैल्यू, नेगेटिव आ रहा है, तो इट मीन्स ये वाला केस फेल हो चुका है, ठीक है। तो अब इस केस को हम लोग लिख दिए फेल। अब केस नंबर टू, एक और पॉसिबिलिटी है कि मैं लैम्डा को इक्वल टू जीरो रखूंगा और कंस्टेंट को स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी के फॉर्म में रखूंगा। तो वैन लैम्डा इक्वल टू जीरो और कंस्टेंट स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी में है, तो मैंने इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व किया। इक्वेशन नंबर वन याद करो, डेल एफ बाय डेल एक्स करके जो आया था वो आया था लैम्डा इक्वल टू 64 माइनस में फोर एक्स। यहाँ पे मैंने लैम्डा इक्वल टू जीरो पुट किया क्योंकि यहाँ पे लैम्डा जीरो की वैल्यू है,
एक्स मेरे पास 16 आ गया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास ये था, इसमें लैम्डा 0 पुट किया तो y इक्वल टू 12 आ गया। डायरेक्टली मेरे पास x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 12 आ गया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ क्या x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 12 मेरे कंस्ट्रेंट को होल्ड करेगा या नहीं करेगा। तो जब आप 16 पुट करोगे x की जगह पे, 12 पुट करोगे y की जगह पे, तो 16 प्लस में 12 28 आता है, विच इज लेस देन 36। तो आपको कंस्ट्रेंट भी होल्ड कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, होल्ड दी कंस्ट्रेंट। तो ये जो एक्स स्टार एंड वाई स्टार है, दिस इज योर ऑप्टिमल कंडीशन। और इसी एक्स स्टार एंड वाई स्टार पे जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू ये आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बच्चा क्या करता है पता है आपको? स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट नॉर्मली ये पहला लिखता है, दूसरा लिखता है, ये बेसिकली आया उसका, और इसको फिर सॉल्व करने के बाद वो नॉर्मली आगे बढ़ जाता है। कई बार होता है कि वो ये निकाल के छोड़ देता है, कई बार होता है कि वो बेसिकली ये निकाल के छोड़ देता है और इसी को ऑप्टिमल कंडीशन कहता है। नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से करना है। अगर 10 नंबर दिया है तो 10 नंबर में इट मीन्स कि वो आपको चाहता है कि आप केसेस बना के समझाओ। तो दिस इज जो फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल था एक तरीके से। आप समझ लो, अगर आपने कंस्ट्रक्टर थ्योरम पढ़ा है तो उसका सबसे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो सकता है तो ये क्वेश्चन था, जिसमें आपको 10 नंबर फालतू के मिल गए। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप लोग बेसिकली पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, सो सेकेंड क्वेश्चन देखें कहाँ से है। ये इंटीग्रेशन वाले टॉपिक से है। देखो क्या बोला गया आपको। बोला गया है क्वेश्चन के अंदर में कि सपोज दैट एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट फ्लो हो रहा है, मतलब कुछ चीजें बढ़ रही है। एवरी ईयर इज आई टी इक्वल टू दिस। तो मतलब मान लेते लेटर सपोज मेरे पास कुछ वेल्थ है इनिशियली, और उसके बाद मैं अर्न कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, तो मतलब या इन्वेस्टमेंट मैंने किया तो कुछ फ्लो बेसिकली हो रही है, और वो कुछ इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है। ठीक है। अब बोला गया कि लेट के टी रिप्रेजेंट द करंट स्टॉक ऑफ कैपिटल। करंट सिचुएशन में एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे आपके पास कुछ कैपिटल है, वो के टी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। वेयर टी इक्वल टू 0 मतलब आज की बात कर रहा हूं मैं, और बेसिकली इनिशियल टाइम पे जो आपके पास कैपिटल स्टॉक है वो के नॉट है। सिमिलरली सिंपल सी बात ये है कि आपके पास जो कैपिटल होगा ना, वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है। और इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे आपके पास ये के नॉट इतना कैपिटल था। ठीक है, कैपिटल स्टॉक आप मान सकते हो। चलिए, अब आगे बोला देयर इज नो डेप्रिसिएशन। अगर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है तो फाइंड द लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक 5 ईयर फ्रॉम नाउ। तो आज से 5 साल के बाद आपका कितना बेसिकली कैपिटल स्टॉक होगा। तो मैं कुछ इस तरीके से कह रहा हूँ कि इनिशियल टाइम पे मेरे पास कुछ इतना स्टॉक था, और मेरे पास मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था जो कि बढ़ रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो 5 साल के लिए कितना होगा वो क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर लूंगा ना 0 से लेके 5 ईयर को, इस फंक्शन को। मतलब मैंने ये बोला इनिशियल मेरे पास कुछ स्टॉक था, प्लस में मेरे पास मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, वो बेसिकली इंक्रीज कर रहा है, तो वो कुछ इस फंक्शन में है। तो ये 0 से लेके 5 साल की बात करूंगा, तो इनिशियल जो मेरे पास था 5 साल में मैंने जितना अर्न किया, इन सबको एक साथ देखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल 5 ईयर का कैपिटल स्टॉक। तो आपसे वही पूछा गया, फाइंड द लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक 5 ईयर फ्रॉम नाउ। अगर आपको बेसिकली मेरी क्लासेस याद हो तो याद करो, मैंने आप लोग को इंटीग्रेशन के सेकंड क्लास में जहाँ इकोनॉमिक एप्लीकेशन कराया था, उसके लास्ट में मैंने, आई थिंक लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में मैंने सेम टू सेम हूबहू इसी टाइप के क्वेश्चंस कराए थे। आपकी बुक में भी गिवन है ऐसे क्वेश्चन। तो मतलब डायरेक्टली आपके हेमंत के बुक से ही दिया गया है, बस फंक्शन और इक्वेशन को अलग अलग कर दिया, डेट्स इट। तो बोला विथ नो डेप्रिसिएशन होगा तो बताओ कैपिटल स्टॉक कितना होगा, और आगे क्या बोला कि व्हाट हैपन टू द कैपिटल स्टॉक आफ्टर 5 ईयर इफ इन्वेस्टमेंट फ्लो इज द सेम एज बिफोर। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लो सेम है जैसा पहले था, एंड कैपिटल स्टॉक डेप्रिसिएटेड एवरी ईयर बाय 500, लेकिन कैपिटल स्टॉक आपका क्या हो रहा है 500 से हर एक साल डेप्रिसिएट कर रहा है। तो कहने का मतलब जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था ये बता रहा है, साथ साथ में हर एक साल 500 से कुछ फ्लो कम भी हो रहा है, तो माइनस कर देंगे इसमें 500, तो अब मेरे पास आ जाएगा, तो वो बेसिकली वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग आते हैं आंसर के ऊपर। देखिए ये भी 10 मार्क्स में पूछा गया है, और आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताना ऑनेस्टली, क्या ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है? नहीं, 5 मार्क्स इज एनफ, बट फिर भी चलो देखते हैं क्या बोला गया। बोला इन्वेस्टमेंट फ्लो आपका ये फंक्शन से गिवन है, इनिशियल स्टॉक आपके पास ये गिवन है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 5 गिवन है, गिवन इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता है। बोला विथ नो डेप्रिसिएशन मेरे को निकालना है केटी। तो केटी का फंक्शन क्या होगा, इनिशियल स्टॉक प्लस में 0 से लेकर टाइम टी 10 r पे पावर 1/2। अब बच्चा कहेगा सर यहाँ पे आर कहाँ से आ गया, हर चीज तो टी में चल रहा था तो आर कहाँ से आ गया। तो बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन, अगर आप यहाँ पे वेरिएबल टी पुट करना चाहते हो तो यहाँ पे भी टी तो नहीं रखोगे ना। अगर कोई वैल्यू पुट करना चाहते हो तो यहाँ पे वेरिएबल कुछ अलग रखोगे। तो एक तरीके से तरीका होता है लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, आपने स्टैट्स वगैरह में भी पढ़ा होगा, और इंटीग्रेशन की क्लास में भी मैंने आपको बताया होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आर लिख दिया, यहाँ पे एस लिख सकते थे आप, कुछ भी लिख सकते थे आप, पी लिख सकते थे, क्यू लिख, कुछ भी लिख सकते थे। सिंपल सी बात है कि मेरे को टी को बाद में यहाँ पे पुट करना है। अब टी पे ही टी पुट करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? इसको टी के करस्पॉन्ड में सॉल्व करेंगे, फिर टी की जगह पे टी ही पुट कर देंगे,
कोई बेटर मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का, तो इसलिए बस वेरिएबल अलग कर दिया, डेट्स इट। तो मैंने लिखा कि हमारे पास जो फंक्शन था, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, वो कुछ ऐसा था, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर। मेरे को 5 साल का चाहिए था, तो मतलब t = 5। इनिशियली मेरे पास ये 0 से लेकर 5 10 आर, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, मतलब किसी से इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर पे पावर 1/2 का क्या होगा, आर पे पावर मतलब ये बेसिक इंटीग्रेशन है एक्स पे पावर एन का, विच इज एक्स पे पावर n+1 अपॉन में n+1। तो आर पे पावर 1/2 का क्या होगा, आर पे पावर 1/2 +1 अपॉन में 1/2 +1। तो पावर पे 1/2 +1 3/2, नीचे में भी 1/2 +1 3/2, ये इंटीग्रेशन है, बेसिक वाला फॉर्मूला यूज किया। और अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 0। तो जब लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो ये 0 ही बन जाएगा, और अपर लिमिट जब 5 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा। मैंने क्या किया, इस 3/2 को बाहर ले लिया, तो ये 2 ऊपर 3 नीचे आ गया कुछ इस तरीके से। और 5 पुट करेंगे तो 5 पे पावर 3/2 आ जाएगा। तो k0, और ये 20/3, और 5 पे पावर 3/2 क्या हो जाएगा, एक तरीके से आप अगर ध्यान से देखो तो मैं ऐसा करता हूँ, 5 पे पावर 3, इन सब पे पावर 1/√, तो 5 पे पावर 3 125, और पावर पे 1/√2 है, तो मतलब 125 का स्क्वायर रूट आ गया, विच इज नथिंग बट 5 × 5 × 5। तो 5 बाहर आ जाएगा, √5 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन है। ये समझ में आ गया कैसे हुआ। इस चीज से यहाँ पे लाने के लिए मैंने क्या किया था, 5 पे पावर 3 पे पावर 1/2, मतलब 3/2 को मैंने इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब 5 पे पावर जो 3 है वो आ जाएगा 125, और इसके ऊपर है 1/2। 125 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अंदर में 5 × 5 × 5 करेंगे तो 5 एक बाहर आ जाएगा, और अंडर बस 5 बचेगा। दैट्स इट। क्लियर है। चल, मुझे पता है आप लोग हंस रहे हैं सर क्या बता रहे हैं, मुझे ये पहले से पता है, बट ठीक है। के नॉट मतलब इनिशियली कितना कैपिटल स्टॉक था, दैट इज ये। तो ये मैंने डाल दिया। मतलब के नॉट मतलब ये के जीरो है, जी एट टाइम t = 0 पे कितना था, तो के नॉट था। और इस ये वैल्यू मैंने यहाँ पे 20 × 5 = 100, तो 100 √5/में 3। दिस इज योर के 5। कब, जब आपके पास डेप्रिसिएशन नहीं था, विथ नो डेप्रिसिएशन। अगर मान लेते डेप्रिसिएशन रहता है तो क्या होगा, विथ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, d = 500 पर ईयर। ठीक है। तो नेट चेंज इन कैपिटल में क्या होगा, मतलब जो चेंज इन कैपिटल होगा, मतलब जो फ्लो कर रहा है इन्वेस्टमेंट, साथ साथ में 500 पर ईयर आपका आ जाएगा, मतलब माइनस होता रहेगा। तो बेसिकली ये पहले आपके पास dk/dt था, ये पहले आपके पास dk/dt ओनली दिस था। आज dk/dt में आपके पास एक 500 माइनस भी होगा, क्योंकि हर साल 500 क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट भी हो रहा है। तो k5 अगर आप निकालोगे तो आज k0 0 से लेकर 5, ये बढ़ाएगा, और 500 ये कम होगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मैंने कैसे किया, इतने पार्ट को मतलब इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसको अलग इंटीग्रेट किए। इसको जब आप करोगे, मतलब कहने का मतलब ये, फर्स्ट टर्म को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये पुराना वाला ही है, जैसा का तैसा आ जाएगा। सेकेंड टर्म कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल, मतलब सी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx cx होता है। तो 500 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dr क्या होगा, 500 r होगा। क्लियर है। अब इससे भी अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 0, यहाँ पे भी पुट कर दिया, यहाँ पे भी मैंने पुट कर दिया। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2500 आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज दी फाइनल आंसर। कि 5 साल के बाद जो आपके पास कैपिटल स्टॉक होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, अगर डेप्रिसिएशन आप लेकर चलते हैं। दैट्स इतना आप अगर कर लेते हो ना, बेसिक यूज किया हुआ है क्वेश्चन चैप्टर का, तो आपको 10 मार्क्स और मिल जाएंगे, मतलब 20 मार्क्स आराम से आपको मिल गए। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, और अभी तक दोनों ही क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के थे। अब आते क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक मेरे को लगता है कि क्वेश्चन के हिसाब से और वेटेज के हिसाब से भी सब कुछ ठीक है, मतलब पार्ट बाय पार्ट दिया है तो ठीक है, 5-5 मार्क्स होना चाहिए, तो सही है। बट फिर भी ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो कैसे सिंपल है। पहले पार्ट में क्या बोलता है क्वेश्चन में आपको, कि सो डैट कि एक μ1 = समथिंग और μ2 = समथिंग, बोथ सॉल्व द ये डिफरेंस इक्वेशन, इसको सॉल्व करेगा। मतलब कितना सिंपल चीज। कहने का मतलब ये कि अब करना क्या है, इसको एक बार एक्सट्रीम मानना है, और ये सारे टर्म्स निकाल लेने हैं, पुट कर दो। अगर ये इक्वेशन होल्ड कर गया तो इसका मतलब क्या, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। सिमिलरली इसको एक बार एक्सट्रीम मान लो, और इसको कहाँ पे यूज करो, पुट करो, देखो अगर ये होल्ड कर गया तो मतलब ये भी सॉल्यूशन बनेगा। और अगर ये दोनों सॉल्यूशन बनते हैं तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ए इंटू में μ1t, बी इंटू में μ1, जो ये आया बेसिकली वही आप लिखोगे जनरल सॉल्यूशन। ए इंटू में μ1, बी इंटू में μ2, बस दैट्स इट। देखिए, पहले पार्ट पहले करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले पार्ट में तो पहले आपको क्या बोला गया था, कि आपके पास एक ये इक्वेशन गिवन था। आपको बोला था कि पहले तो ये मेरे को प्रूफ कर दो कि ये जो है ना, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो मैंने क्या किया, लिखा जो फर्स्ट आपके पास गिवन था, μ1 = e⁻²t। तो μ1 को अगर x के बराबर माने तो x ये होगा, यही मानते थे ना, μ2 = xt। x डॉट मतलब फर्स्ट dx/dt की बात कर रहे हैं हम लोग, x डॉट का मतलब क्या होता है, dx/dt। तो x डॉट मेरे पास ये आएगा, और x डबल डॉट ये आएगा। मतलब मैंने पहले क्या किया,
ये सारे पैरामीटर्स निकाल लिए, एक्स डॉट, एक्स एक्स डबल डॉट सब निकाल ली। अब मैं इन सबको बारी बारी से इसके एलएचएस में पुट करूंगा, और अगर एलएचएस सॉल्व करके इसके आरएचएस के बराबर आ गया तो इट मींस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट एबव इक्वेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एलएचएस मैंने जो लिया है, एक्स डबल डॉट के जगह पे मैंने एक्स डबल डॉट ये लिखा, फिर -4 को जैसे का तैसा एक्स डॉट के जगह पे एक्स डॉट की वैल्यू मैंने डाल दी, फिर +4 को जैसा का तैसा, और एक्स के जगह पे मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी। इतनी बात क्लियर है। अब मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ 4e⁻²t, और ये आ जाएगा फिर -8e⁻²t, और ये 4, तो ये 4 और ये 4 मिलके दोनों मिलके हो जाएगा 8e⁻²t। यहाँ से -8e⁻²t दोनों कट पिट के इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा, जो कि आरएचएस के बराबर है। इट मीन सो u1 इज द सॉल्यूशन, यू कैन से μ1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एबव इक्वेशन। सिमिलरली जब सेकेंड पार्ट की बात करें, तो μ2 मेरे पास ये दे रखा है, तो अगेन x बराबर दिस सीधा मान लेते हैं, तो एक्स डॉट मतलब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि एक्स डॉट मतलब dx/dt। तो कैसे करेंगे, बाय प्रोडक्ट रूल लगा लो आप, u इंटू भी वाला फॉर्मूला लगा लो। तो मैंने क्या किया, t को माना u, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर प्लस में फिर इसको v, और फिर t का डिफरेंशिएशन 1 आया, तो मेरे पास ये x डॉट आ गया। फिर x डबल डॉट मतलब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, मतलब x डॉट को अगेन डिफरेंशिएट कर लो। तो कहने का मतलब इतने पार्ट में फिर अगेन u इंटू भी लगा लो, प्रोडक्ट रूल लगा लो। इससे मैंने 2 को पहले कॉमन बाहर ले लिया, और बचा t इंटू में e⁻²t को प्रोडक्ट रूल से मैंने ब्रेक कर लिया। और ये जो है इसका आ गया आपके पास 2 इंटू में e⁻²t, ये मेरे पास x डबल डॉट भी आ गया। अब फिर अगेन मैंने अपने इक्वेशन को लिया, एलएचएस वाला पार्ट लिया, जहां पे x डबल डॉट के जगह पे मैंने x डबल डॉट की हर एक वैल्यू को लिख दी। देखोगे कैसे लिखी, देखो, मैंने इस 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 2 इंटू 2 4 टाइम्स टी पे इंटू में e⁻²t, तो मेरे पास आया 4 टाइम्स t इंटू में e⁻²t। फिर इस 2 को मैंने यहाँ पे लेके गया, तो 2e⁻²t, तो 2e⁻²t, तो पहले तो ये टर्म ब्रेक हो गया। फिर ये 2e⁻²t, फिर 2e⁻²t, तो कहने का मतलब इतना जो पार्ट था, दिस इज दी एक्स डबल डॉट। क्लियर है। अब बाहर माइनस था तो माइनस, 4 था तो 4, एक्स डॉट के जगह पे फिर लिखेंगे एक्स डॉट की वैल्यू, तो हु बहू मैंने इसको उतार दिया यहाँ पे। फिर +4, तो +4, एक्स के जगह पे बेसिकली ये एक्स की वैल्यू, तो हु बहू मैंने निकाल दी। अब जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको जैसे का तैसे रहने दिया, ये दोनों मिलकर 4e⁻²t बन गए। फिर यहाँ से -4 इंटू 2 8 आ जाएगा, 4 इंटू में जिस ये 4 टाइम्स आ जाएगा, ये ऐसे आ गया। फिर जिसको जैसे का तैसे लिख दिया, ये दोनों कट गए, फिर ये दोनों ऐड हो गए तो 8 आ गया, और ये 8 तो है ही, दोनों कट के 0 इक्वल टू आरएचएस के बराबर है। दिस इज द सॉल्यूशन। इसकी इट मींस कि अगर एलएचएस आरएचएस आपस में इक्वल हो गए, होल्ड कर गए, इट मींस म्यूटी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एबव इक्वेशन। अगर ये दोनों ही होल्ड कर रहा है एबव इक्वेशन को, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यही ना, a e⁻² प्लस जो बेसिकली आता है आपके पास, वही तो, यही तो लिखते हो जनरल सॉल्यूशन, एक्स टी इज इक्वल टू a u t प्लस में b u t, यही तो लिखते हो, वही चीज तो यहाँ पे। दैट्स क्लियर है। ये 5 नंबर में था, तो आई होप आप लोगों को ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इसमें। आगे देखें। सो आगे ठीक है, आते हैं बी पार्ट में। 2 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में आपको बोला गया है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिटरमाइन इफ इट इज अ स्टेबल और नॉट। आपके पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन, और उसके बाद ये स्टेबल है या नहीं है वो चेक करना है। पता है क्या, ये क्लास 12 का पेपर का क्वेश्चन है, मतलब 12 क्लास में ये क्वेश्चन आपको देता था, और आज कॉलेज में सेमेस्टर 3 में पूछा गया। अगर आपको ध्यान से अगर थोड़ा आइडिया हो, तो ये आपको क्या दिख रहा होगा, dy/dx प्लस में p टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू सम क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले आप क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, if जो था e पे पावर समथिंग, e पे पावर 2 इंटू में dx, ये आता था। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, हम लोग लिखते थे बेसिकली जो y का कोफिशिएंट है p इंटू में if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू में if इंटू में dt, जो बेसिकली है, दिस इज द फॉर्मूला। यूज करोगे, जो भी सॉल्व होके आएगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। और स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम लोग, एस टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर सामने वाला जो फंक्शन है वो कन्वर्ज होता है, इट मीन्स वो स्टेबल होता है। ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में अच्छे से बताया गया है। अब देखते हैं सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे करके दिया है। देखिए, कहता है मेरे पास ना ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट्स इट, दैट इज y डॉट प्लस में 1/2y इक्वल टू 3। मैंने आप लोगों को समझने के लिए बता भी दिया कि आपके क्लास 12 से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैच करता है।
जहां पे आप पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता था ये y इंटू में, मतलब ये जो बेसिकली y इंटू में इंटीग्रेशन q इंटू में आई एफ इंटू में dt। आई थिंक मैंने पहले p कर दिया, p नहीं y होगा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आई एफ निकालते। आई एफ क्या होता था? ई पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू में dx, मतलब y का जो कॉफिशियंट होगा दैट इज p। तो ई पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू में 2 इंटू में dt। ठीक है, तो अगर मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन में अगर इसका इंटी बता दिया होगा तो उसको हटा देना, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मानना। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पे पावर पी कौन काम करता है? देखो वाई का कॉफिशियंट, इससे इसको मैच करो और हर एक वैल्यू को निकालो। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी, जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो पी का काम आपको 1/2 दिख रहा होगा। तो ई पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन डी टी, आपके पास ई पे पावर t/2 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो आप इस वाले फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे लिख लो। देखो y के प्लेस पे y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया वो लिख दिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ q के प्लेस पे q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अगेन। अगेन जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सॉरी नॉट डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट करूंगा, सॉरी माफ कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो ये ऐसे रहेगा, 3/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। ई पे पावर t/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई पे पावर t/2 अपॉन में 1/2, मतलब ई पे पावर एम एक्स क्या होता था? ई पे पावर एम एक्स अपॉन में एम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। प्लस में सी सम कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, सो y ई पे पावर t/2 इक्वल टू दिस, हमारे पास मतलब सॉल्व करके ये आ गया है। एंड y इक्वल टू, जब ई पे पावर 2 को इस तरफ लेके आओगे तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये इस पे माइनस के साथ आ जाएगा। तो दिस इज दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन आ चुका है। कहता है क्या ये स्टेबल है या नहीं है, तो पहले चेक करेंगे क्या ये कन्वर्ज है या नहीं है। तो एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप सभी को पता, अगर टी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो ये जो ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी है ये 1 अपॉन में ई पे पावर इन्फिनिटी, 1 अपॉन में इन्फिनिटी और जीरो, तो बेसिकली ये टर्म जीरो को अप्रोच करेगा। तो आपका जो y है वो 3/2 को अप्रोच करेगा। तो एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y अप्रोचेस टू 3/2 अ फाइनाइट नंबर, इट मींस ये कन्वर्ज है। और कन्वर्ज है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन आपका है ये एक इक्विलिब्रियम स्टेबल है। दिस सॉल्यूशन इज इक्विलिब्रियम, दिस सॉल्यूशन इज स्टेबल। क्लियर है? अगर क्लियर है तो ये भी 5 नंबर आपको आराम से मिल गए हैं। अगर आपने क्लास 12th में भी अच्छे से पढ़ा होता तो, मतलब मान लेते कोई बच्चा एडवांस में बिल्कुल पढ़ के ही नहीं जाता, तब भी वो 5 नंबर लेके आता आराम से। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 10 मार्क्स का था, जो कि आराम से आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक में हम लोगों ने 30 नंबर के क्वेश्चन, 30 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए। और मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी शुरुआत के 3 क्वेश्चन में कोई भी डाउट आया होगा। बाकी क्वेश्चन में भी डाउट नहीं आएगा। देखो कैसे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है टू फर्म्स शेयर द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है, दो फर्म्स हैं और वो मार्केट को शेयर करते हैं, प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट से मार्केट को शेयर करता है, मान लेते हैं जो भी मार्केट में डिमांड होगी वो दोनों फर्म से मिलकर बेसिकली प्रोवाइड करता है। फर्म वन आउटपुट इज एक्स, फर्म वन का आउटपुट एक्स है, फर्म टू का आउटपुट वाई है। ठीक है, द टू रिएक्शन फंक्शन ऑफ द फर्म आर दिस, तो मतलब दोनों ही फर्म के रिएक्शन फंक्शन आपके पास दे रखा है, मतलब एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से। और साफ साफ दिख रहा है एक तरीके से हमारे पास ये डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है। पहला xt+1 प्लस में बीटा वाई टी इज इक्वल टू बी, वाई टी+1 प्लस में अल्फा एक्स टी इज इक्वल टू बी। पहले पार्ट में बोला आपको ड्राइव करो एंड सॉल्व करो द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन फॉर एक्स इम्प्लाइड बाय द एबव मॉडल। देखो क्वेश्चन में पता है आपको पूछा गया है 10 नंबर में, 10 मार्क्स में। मुझे ऐसा लगता है इस 10 मार्क्स में ना 5 मार्क्स आपको बस इस क्वेश्चन को समझने के लिए दिया है। समझने के लिए, बेसिकली समझना भी नहीं है यार, सीधा क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन है, मतलब बस आपको ये एक पॉइंट समझना है कि एक्चुअली में आपको किस वेरिएबल के कोरस्पॉन्ड में वैल्यू निकालनी है। 5 मार्क्स आपको दिया उसको समझने के लिए, और 5 मार्क्स फिर आपको दिया उसको सॉल्व करने के लिए। जो 5 मार्क्स है वो आप माइंड से कैसे लोगे? देखो क्या बोला गया, आपको बोला गया है कि आप ड्राइव करो और सॉल्व करो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन फॉर एक्स, मतलब एक्स के लिए आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन निकालना है। तो डेफिनेटली सी बात है कि आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का जो फॉर्म होना चाहिए वो xt+2 कुछ इस तरीके एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन को डिराइव करना है एक्स के फॉर्म में, और आपको वाई को एलिमिनेट करना है। डेफिनेटली सी बात है कि आपको यूज तो करना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि इंटरेक्शन लेके चलना है, दोनों फॉर्म का इंटरेक्शन। तो दोनों इक्वेशन को यूज करके वाई को एलिमिनेट करना है और एक्स के फॉर्म में आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन डिराइव करना है और उसको फिर सॉल्व करना है। दिस इज दी फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, जहां पे आपको 5 नंबर दिए। अगर आपने इतना सोच लिया, 5 नंबर आपको मिल गए सोचने का। अब सोच लिया तो सॉल्व करोगे ही करोगे, तो आपको एक्स्ट्रा 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है,
तो पहले तो आपको बोला इसको क्या करो, डिराइव करो और उसको सॉल्व करो। फिर सॉल्व करने के बाद फिर आपको क्या बोला, डिस्कस करो कंडीशन अंडर विच द स्टेडी स्टेट इज स्टेबल। तो जो भी आप निकालोगे आप कंडीशन डिस्कस करो कि वो स्टेबल कब होगा। क्लियर है? स्टेडी स्टेट इज स्टेबल। स्टेडी स्टेट क्या होता है पता है ना, xt+1 इज इक्वल टू xt इज इक्वल टू एक्स, सब आपस में इक्वल होते हैं। बट ठीक है, पहले देखते हैं स्टेबल कंडीशन पे निकालने से पहले तो पहले सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलिए सॉल्यूशन देखें। चलिए, सॉल्यूशन में क्या बोला गया था, मतलब मैंने क्या लिखा आप लोगों को, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन फॉर एक्स टी। और हमारे पास गिवन क्या है, एक तो ये इक्वेशन गिवन है, एक ये गिवन है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको मैंने 2 माना। और बीटा और अल्फा 1 के बराबर नहीं है, एग्जैक्टली बता दिया पहले आप। हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू एलिमिनेट वाई फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को एट टाइम t+1 पे लेके आया। अगर टाइम t+1 पे लेके आते हैं तो क्या होता है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को एट टाइम t+1 पे लेके आऊंगा, ये एट टाइम t गिवन है। अगर मैं t+1 पे लेके आऊंगा तो यहाँ पे t+2 हो जाएगा, यहाँ पे t+1 हो जाएगा, जहां जहां t है वहां वहां ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा वन। तो मैंने लिखा t+2 बीटा वाई t+1 इज इक्वल टू बी। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को, गिवन था मेरे पास एट टाइम t का, मैंने t+1 पे मैंने लेके आया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ y t+1, y t+1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ कहां से लेकर, इक्वेशन नंबर 2 से लेकर किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 2 में जो मेरे पास यहाँ से y t की वैल्यू आएगी, क्या आएगी y t+1 की वैल्यू, y t+1 की वैल्यू आएगी b माइनस में अल्फा एक्स टी, यही आएगा ना। मतलब इसको मैंने इस तरफ ले आया। तो मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 से y t+1 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये जैसा का तैसा रहेगा xt+2, बीटा जैसा का तैसा रहेगा, y t+1 के जगह पर मैं y t+1 की वैल्यू को पुट कर दूंगा जो अभी निकाला था, इक्वल टू b। अब इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो xt+2 जैसे का तैसा रहेगा। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मैंने इस बीटा बी को इस तरफ में लेके गया, तो xt+2 माइनस में अल्फा बीटा xt इज इक्वल टू b1 - बीटा। क्या ये आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का फॉर्म दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्स? एक्स से पहला तो आपको बोला था ये ड्राइव करो, अब ड्राइव आपने कर लिया। अब बोला कि ये एक डिफरेंस इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है, सॉल्व करो इसको। अब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस में कौन सा है, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? सिंस राइट हैंड साइड पे हमारे पास जीरो नहीं है, कुछ और है, तो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग होमोजीनियस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद नॉन जनरल सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा, इसको देखते हुए सर्टेनिटी इक्वेशन बेसिकली, जो हमारे पास होता था क्राइटेरिया इक्वेशन, और जो बेसिकली बोलते थे हम उसी। और होमोजीनियस पार्ट, ठीक है, तो होमोजीनियस पार्ट को बेसिकली लेके आएंगे। तो जहां पे +t+2 है उसका m² आ गया, इसका हमारे पास क्या होगा बोलो, अल्फा बीटा कॉफिशिएंट आएगा, और एक t+1 रहता तो वहां पे मेरे पास एक m आता। तो सिंस t+1 वाला कोई टर्म ही नहीं है तो m मैं जीरो की तरह ट्रीट करूंगा। आई होप आपको ये निकालना सबको आता होगा डिफरेंस इक्वेशन से। ये क्लियर है ना? इससे अलजेब्रिक इक्वेशन आता है ना निकालने के लिए। तो इससे जब मैंने ये निकाला सी इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस का, तो मेरे पास m² माइनस में अल्फा बीटा आया। ठीक है, मतलब कहने में तो अगर ये ऐसा होता है xt+2 माइनस में मान लेते कुछ होता अल्फा xt+1 माइनस में अल्फा बीटा xt, तो मेरे पास यहाँ से था m², यहाँ से था अल्फा m, यहाँ से फिर अल्फा बीटा। सिंस ये टर्म t+1 तो है ही नहीं, इसलिए उसको अज्यूम कर रहे हैं जीरो। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो m इक्वल टू समथिंग ये आ जाएगा, मतलब m² इज इक्वल टू अल्फा बीटा और m इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा बीटा। तो मेरे पास दो रियल रूट निकले, m इक्वल टू एक तो प्लस रूट अल्फा बीटा और माइनस रूट अल्फा बीटा। अब मेरे पास ये दो आ गए, तो इसके जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं आप सभी को पता होगा, a m1 जो निकालते थे पावर t प्लस में b m2 जो निकालते थे पावर t। तो a m1 जो आपने निकाला है पावर t, b m2 जो आपने निकाला है पावर t। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, नॉन होमोजीनियस पार्ट के लिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक म्यू टू को लेट करना होता है। वो कैसे लेट करते हैं, हम अपने देखते हैं डिफरेंस इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है। अगर राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लेट करते हैं, कुछ वेरिएबल एक सिंगल लीनियर फॉर्म होता है तो लीनियर की तरह लीट करते हैं। साइन या कॉस में साइन थीटा में गिवन होता है तो साइन थीटा में गिवन होता है तो हम लोग साइन एंड कॉस के करस्पॉन्ड में लेट करते हैं। तो लेट करना आपको आना चाहिए। तो सिंस यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, तो मैंने कांस्टेंट लेट लिया। लेटर सपोज कोई सी है, मतलब न्यूटन स्टार कोई सी है, तो सी, अब सी है तो कहने का मतलब मैं क्या करूंगा, अपने डिफरेंस इक्वेशन में यहाँ पे सी पुट कर दूंगा। तो सी माइनस में अल्फा बीटा सी इज इक्वल टू दिस, इसके बराबर रखूंगा। और
सी माइनस में अल्फा बीटा सी इज इक्वल टू दिस, इसके मैंने बराबर रखा है। सॉल्व किया तो मेरे पास सी की वैल्यू आ गई, और जो भी सी की वैल्यू आई थी वो क्या था, आपका म्यू स्टार थी तो था, म्यूटी म्यूटी स्टार ही तो था। इसको हम लोग क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन में होमोजीनियस में ऐड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जो पहले पास ये था जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस वाला पार्ट, प्लस में इस म्यूटी स्टार मतलब सी की वैल्यू मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारे गिवन क्वेश्चन का, नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल था। बस आपको काम बस इतना था कि आप बस पेपर में क्वेश्चन को यहाँ तक ले आओ, यहाँ तक ले आने के बाद चीजें बहुत ईजी थी। चलिए, अब यहां तक आने के बाद कहता था स्टेबल चेक करो। तो स्टेबल चेक करने के मैंने आप लोगों को एक दो कंडीशन आपको ऑलरेडी मैंने बुक से बता दिए थे। आपका ये बुक का एक मैंने कंडीशन लिया है सो डैट कि आपको याद रहे। बोला गया था कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंस इक्वेशन, सॉरी नॉट डिफरेंशियल, डिफरेंस इक्वेशन, तो स्टेबल क्या करते थे हम लोग, XT-1 का जो कॉफिशिएंट है ए, उसका मॉडुलस लेस देन 1 + b से छोटा होना चाहिए और b से लेस देन 1 होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, XT+1 का जो कॉफिशियंट है ए और XT का जो कॉफिशियंट है बी, तो ये जो ए का मॉडुलस है वो लेस देन होना चाहिए 1 + b से, और जो बी है वो लेस देन होना चाहिए 1। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है तो कहने का मतलब वो गिवन डिफरेंस इक्वेशन एक क्या स्टेबल। तो मेरे पास जो बेसिकली वैल्यू था, मेरे पास अभी क्या आया था डिफरेंस इक्वेशन, अगर आपको याद हो तो वो आया था XT+2 माइनस में अल्फा बीटा XT इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टर्म। अकॉर्डिंग टू दिस देखा जाए तो XT+1 तो था ही नहीं ना, XT+1 था ही नहीं, तो XT+1 का कॉफिशिएंट क्या अज्यूम करेंगे हम लोग, जीरो। जो नहीं है उसको जीरो। तो ए मेरे लिए जीरो का काम कर रहा है, और बी मतलब XT का कॉफिशिएंट। तो मेरे डिफरेंस इक्वेशन में XT क्या है, ये है XT, और XT का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा बीटा। ये था मेरा डिफरेंस इक्वेशन। ए होता था XT+1 का कॉफिशिएंट, तो मेरे डिफरेंस इक्वेशन में XT+1 नहीं है, तो ए को हम लोग अज्यूम करेंगे जीरो। उसके बाद बी क्या होता था, तो एक्सटी का कॉफिशिएंट ये है, तो माइनस अल्फा बीटा। तो ये एक तरीके से मैंने यहां लिया, तो इससे मैच कर लो भाई। ठीक है, तो ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा। अब मेरे को कंडीशन निकालना है ना, तो कंडीशन क्या कहता था कि ये लेस देन होना चाहिए 1 + b से, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होता था, बी लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड कर रही है तो आपका डिफरेंस इक्वेशन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो मैंने लिखा मॉड ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ जीरो लेस देन 1 + b, 1 और प्लस बी, बी क्या है माइनस अल्फा बीटा, मैंने डाल दिया। इसको सॉल्व किया, मतलब कहने का मतलब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जीरो का नॉर्मली जीरो ही तो आएगा, तो जीरो से बड़ा है ये टर्म, मतलब ये टर्म बड़ा है जीरो से, फिर 1 को उस तरफ लेके गए, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो सिंबल चेंज हो गया, तो अल्फा बीटा शुड बी लेस देन 1। एक कंडीशन ये आया, ये आया पहले वाले कंडीशन को सॉल्व करके। दूसरा कहता है कि बी लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब माइनस अल्फा बीटा लेस देन जीरो होना चाहिए, अल्फा बीटा मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, मतलब बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि द एबव डिफरेंस इक्वेशन को स्टेबल होने के लिए अल्फा बीटा आपका जीरो से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, यही आपको बताना। तो दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी आपको 10 मार्क्स से पूछा गया। तो नॉर्मल आपको सॉल्व करना आता है, आपको फॉर्मूला पता है, तो आप आराम से कर सकते हो। क्लियर है। चलिए, सो अभी हम लोगों ने 40 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया, एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखते क्या है उसमें, फिर आगे बात करेंगे। आते क्वेश्चन नंबर 5। अगेन देखो 5 नंबर, सॉरी और 5 नंबर, 10 नंबर में पूछा गया है, 5 नंबर में कह रहा हूँ यार। आप लोग को मतलब ऐसे ही नंबर दे रहा है, मतलब अच्छे से पढ़ के जाओगे ना यार, सच बताओ बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। देखते हैं आपको, देखते हैं 10 नंबर में क्या पूछा गया। देखा जाए ना तो बहुत सिंपल सेमेस्टर वन वाला टॉपिक पूछ लिया। बोला क्या, सॉल्व करो द कंज्यूमर डिमांड प्रॉब्लम। क्या है कंज्यूमर डिमांड प्रॉब्लम, तो एक यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपका बजट कंस्ट्रेंट दे रखा है, और बता दिया कि ए जो है मतलब एक्स की पावर ए, वाई की पावर ए, ए जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, माइट भी आगे चल के काम है। यहां तक तो मान लो आप सेमेस्टर वन में भी करते थे, क्लास 12th में भी कर लोगे आराम से मैक्सिमाइज। आगे बोला कि चेक करो सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन, तो मतलब यहाँ पे बोला कि सेमेस्टर थ्री में जो आपने एक हेसियन डिटरमिनेंट का कंसेप्ट पढ़ा था ना सेकंड ऑर्डर कंडीशन का, वो भी चेक कर लो। तो 10 नंबर दे देंगे, कहता चलो ठीक है कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ये है, जो भी मैक्सिमाइज करोगे फिर आप सेकंड ऑर्डर कंडीशन को चेक करोगे। क्लियर। चलिए आते हैं हम लोग अपनी सॉल्यूशन पे। देखिए हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है इसको। ये एक यूटिलिटी फंक्शन, अगर बजट कंस्ट्रेंट है, कंज्यूमर है, तो डेफिनेटली बात है वो अपने यूटिलिटी को ही मैक्सिमाइज करेगा। तो मैं अपने बेसिकली यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। तो मेरे पास क्या कहते हैं, एक मैक्सिमम फंक्शन गिवन है ये, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट गिवन है, और ए बोला 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ओके, चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज मल्टीप्लायर, सिंपल सी बात है। उसके बाद लैग्रेंज फंक्शन सेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा लैम्डा, ये लिखेंगे एक्स ए प्लस वाई ए, मतलब जो फंक्शन था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, माइनस में लैम्डा टाइम्स ऑफ कंस्ट्रेंट फंक्शन। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे लैग्रेंज फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स पे पावर ए का आएगा ए, एक्स पे पावर ए माइनस वन, वाई ए का तो जीरो बन जाएगा। यहाँ से पी एक्स को पढ़ेंगे तो यहाँ से पी आएगा, और पी टाइम्स लैम्डा तो माइनस लैम्डा पी आ जाएगा। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू वाई जब करेंगे तो एक्स ए वाला जीरो बन जाएगा, वाई ए का आएगा ए, वाई पे पावर ए माइनस वन, यहाँ से ये जीरो बन जाएगा, बट क्यू वाई से क्यू आएगा, वाई का मतलब वन आ जाएगा, तो क्यू माइनस में लैम्डा, ये आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इनको इक्वल टू जीरो पुट करके लैम्डा इक्वल टू ए एक्स पावर ए माइनस वन अपॉन में पी, ए वाई पे पावर ए वाई माइनस, ए वाई पे पावर ए माइनस वन अपॉन में क्यू। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। क्लियर? अब क्या किया मैंने, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, सिंस दोनों लैम्डा के कॉरस्पॉन्ड में अगर लैम्डा ये आपस में इक्वल है तो ये भी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी इक्वल होगी। तो मैंने दोनों को जब सॉल्व किया तो मैंने लिखा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये पहला लैम्डा और ये दूसरा लैम्डा, मतलब लैम्डा इक्वल टू जो आया था। मैंने क्या किया, इस P को इस तरफ लेके आ गए और इस A को यहां लेके आ गए, वैसे भी A और A कट जाएगा। तो x पे पावर A माइनस वन, ये आ गया P क्यू वाई पे पावर A माइनस वन। क्लियर है? इसके बाद ये जो A माइनस वन है उसको इस तरफ ले आए, तो इस पे भी A माइनस वन डिवाइड होगा और इस पे भी A माइनस वन डिवाइड होगा, तो इसका तो कट जाएगा, ओनली बचेगा Y, और P अपॉन में Q का बचेगा वन, ये A माइनस। क्लियर? मतलब दो साइड में डिवाइड करके कट दिया पावर को। ठीक है। चलिए, तो मेरे पास ये x आ गया। अब यूज दिस वैल्यू, इस x की वैल्यू को मैं यूज कर रहा हूं अपने इक्वेशन नंबर वन में, और मेरा इक्वेशन नंबर वन कौन सा है, ये कंस्ट्रेंट जो गिवन था उसमें मैं यूज कर रहा हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर वन था पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू एम, जहां पे मैंने क्या किया, p की जगह पे p और x के प्लेस पे ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया, ये वाला वैल्यू मैंने पुट कर दिया, और q की जगह पे q था, y की जगह पे जैसा का तैसा y रहने दिया, और m को जैसे का तैसे रहने दिया। क्लियर? अब ध्यान से देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से y जैसा का तैसा है, ये p और p पे पावर वन अपॉन में a माइनस वन, आपस में जब एक तरीके से, मतलब p पे पावर वन है, इंटू में p पे पावर वन अपॉन में a माइनस वन है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो वन प्लस में वन अपॉन में a माइनस वन करोगे तो a माइनस वन प्लस वन अपॉन में a माइनस वन आ जाएगा, और ये वन वन कट जाएगा, ओनली a अपॉन में a माइनस वन बचेगा। तो p पे पावर a माइनस a अपॉन में a माइनस वन आ गया। क्लियर? ठीक है। और नीचे का क्यू वन अपॉन में ए माइनस वन, तो ये जो था नीचे जैसे का तैसा रहने दिया, और प्लस क्यू वाई जैसे का तैसे रहने दिया, एम को जैसे का तैसे रहने दिया। क्लियर? अब मैंने बस एलसीएम ले लिया, मैंने सोचा कि थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं, तो मैंने सिंपली एलसीएम ले लिया इसका। तो यहाँ पे तो ये टर्म है तो ये जैसा का तैसा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे में ये टर्म नहीं है, तो नीचे में ये टर्म नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई क्यू पे पावर वन अपॉन में ए माइनस वन, इंटू में क्यू है तो क्यू पे पावर वन है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा तो अगेन ये ए अपॉन में ए माइनस वन आ जाएगा, इंटू में वाई, मेरे पास ये टर्म इक्वल टू एम आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब मैंने क्या बोला कि मैंने इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो एम इक्वल टू समथिंग आ गया, और यहां से जब मैं y को कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, यहां से ये प्लस में ये प्लस में ये आ गया मेरे पास y स्टार। क्लियर है? ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ y। सिमिलरली आप क्या करोगे, इस y स्टार की वैल्यू को जब यहां पुट कर दोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये x स्टार। दिस इज दिस। आई होप आप कर सकते हो। और नॉर्मली आपको बेसिक कॉपरेबल्स या आपने बहुत सारे माइक्रो के अंदर में यूटिलिटी फंक्शन सॉल्व किया था, आपको पता है थोड़ा मोड़ा ही चेंज होता है, बाकी सब तो सेम ही रहता है। ओके। सो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्टार। ओके। अब जो है वाई स्टार एक्स स्टार आ गया, तो ये तो ऑप्टिमल पॉइंट आ गए जो पहला पार्ट था। अब बोला आपको सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी चेक करो। सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए हेसियन इंटरमीडिएट निकालते थे, क्या करते थे हम लोग, अपने लैग्रेंज फंक्शन में एक बार एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स, एक बार एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, ये तो लैग्रेंज फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर है? मतलब कि आपने एफ एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ वाई को दोबारा किए विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एफ डैश ऑफ एक्स को एक बार एफ डैश ऑफ वाई कर दिया। यंग्स थ्योरम में हमें पता है, सेमेस्टर टू यंग्स थ्योरम, कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई और एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स ये आपस में इक्वल ही होता है। ठीक है, तो एक आपने निकाल लिया, दूसरा निकालने की जरूरत है नहीं। और जी एक्स और जी डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ वाई क्या है, तो आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जी डैश ऑफ एक्स पी आएगा, मतलब पी एक्स प्लस में क्यू वाई इज इक्वल टू एम है, तो विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स करोगे तो आपके पास ओनली पी बचेगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो ओनली आपके पास क्यू बचेगा। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होता है, जीरो जी डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ वाई, जी डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ वाई, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई, एफ डबल डैश ऑफ वाई एक्स, एफ डबल डैश ऑफ वाई वाई। जो भी वैल्यू निकाला हमने पुट कर दिया जीरो, ये आया था पी, ये आया था क्यू, फिर यहाँ पे क्यू। क्लियर है?
एफ डबल डैश ऑफ निकाला था, एक्स एक्स निकाल के दिखाओ ये कैसे आया। ये आया था, हम लोगों ने क्या किया था, एफ डैश ऑफ एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट की थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स मेरा कहाँ है, ये है मेरा एफ डैश ऑफ एक्स। इसको जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये ए जैसा का तैसा रहेगा। एक्स पावर ए माइनस वन क्या आ जाएगा, ए माइनस वन नीचे, एक्स पावर ए माइनस वन माइनस वन, तो ए माइनस टू आ जाएगा। और लैम्डा पी तो जीरो बन जाएगा। तो वही आ गया था मेरे पास, ए इंटू में ए माइनस वन इंटू में एक्स पावर ए माइनस टू। तो ए इंटू में ए माइनस वन इंटू में एक्स पावर ए माइनस टू। सिमिलरली जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करते एफ डैश ऑफ वाई को, तो ए इंटू में ए माइनस वन इंटू में वाई पे पावर ए माइनस टू, ये आता। क्लियर है। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये जीरो जीरो जो आया था वो मैंने पुट कर दिया। क्लियर। अब इसको जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो जब जीरो लिखेंगे तो जीरो से ये लेके चलेंगे, तो वैसे भी जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा, तो उसको छोड़ ही दिया। फिर ये प्लस का जीरो, तो ये माइनस का पी। जब माइनस का पी लेंगे तो याद करो, माइनस का पी लेंगे तो मतलब ये टर्म और ये टर्म इन दोनों को लेके चलेंगे, तो वही किया है। तो अब जब ये टर्म और ये टर्म को लेके चलोगे, तो पी से मल्टीप्लाई होगा ये, तो पी से मल्टीप्लाई हुआ ये, और क्यू मल्टीप्लाई हुआ जीरो से, तो वो जीरो ही बन जाएगा। क्लियर। क्लियर है। तो प्लस का जीरो माइनस का पी हो गया, अब प्लस का क्यू, प्लस का क्यू जब लेके चलोगे यहाँ रहा प्लस का क्यू। तो आपने जब क्यू लिया तो मतलब इसको इसको हटाएंगे और इन दोनों को लेके चलेंगे, ये टर्म और ये टर्म। तो ये टर्म और ये टर्म में पी मल्टीप्लाई हुआ जीरो से, तो ये जीरो बन जाएगा, और क्यू मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो आएगा देखो। तो मेरे पास जीरो माइनस में दिस। क्लियर है। अब आगे जब सॉल्व करते हैं, मैंने इस पी को इसमें अब लेके आ गया, तो मतलब पी जब मल्टीप्लाई करूंगा माइनस पी इसके साथ, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर ए ए माइनस वन जैसे का तैसे। फिर प्लस क्यू को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर जैसा का तैसा। क्लियर है। अब मैंने क्या किया है, ए और ए माइनस वन को हर दोनों तरफ से कॉमन ले लिया। जब मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से माइनस पी स्क्वायर वाई की पावर ए माइनस टू, और यहाँ से क्यू स्क्वायर एक्स पावर ए माइनस टू, और हर जगह माइनस माइनस चल रहा है। फिर ठीक है। अब मैंने इस अंदर से माइनस को भी कॉमन बाहर ले लिया। जब अंदर में माइनस को मैं कॉमन बाहर ले लूंगा, तो ये बचेगा यहाँ से प्लस का पी स्क्वायर वाई की पावर ए माइनस टू, प्लस का क्यू स्क्वायर एक्स पावर ए माइनस टू। क्लियर है। चलिए, अब बात आती है प्रूफ करना। देखो, हमें पता है पी एंड क्यू इज द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स एंड वाई गुड की वैल्यू है, गुड है बेसिकली, वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। और आपके क्वेश्चन में गिवन भी है एक्स और वाई आपका पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है। तो अगर वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव, पी पॉजिटिव, हर एक टर्म पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि पावर पे कुछ भी हो, पॉजिटिव का पावर कुछ भी हो, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये ओवरऑल टर्म मेरा पॉजिटिव आ गया। हमें पता था कि ए बिलोंग्स टू जीरो से लेके वन के बीच में है। अगर ए जीरो और वन के बीच में है, तो डेफिनेटली सी बात है ए एक पॉजिटिव नंबर है, और जीरो और वन के बीच में है, तो ए माइनस वन लेस देन जीरो। अगर ए की वैल्यू आप जीरो और वन के बीच में कुछ भी लोगे, 0.5 0.8 कुछ भी लोगे, तो उसका माइनस करोगे जब वन से, तो ये नेगेटिव आएगा। तो ए माइनस वन नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ये हमें पता चल गया। तो ए माइनस वन नेगेटिव, ए पॉजिटिव। क्लियर। आप ध्यान देखिए, ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव आ रहा है, और बाहर में एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ओवरऑल टर्म पॉजिटिव आ जाएगा। और हमें पता था अगर डिटर्मिनेंट आता है पॉजिटिव, इट मीन्स सिंस ये पॉजिटिव आया, तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन का जो सफिशिएंट कंडीशन होता है लोकल मैक्सिमा के लिए, वो सेटिस्फाई हो गया। समझ में आया। तो नॉर्मली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, सॉल्व करना चाहिए था, कर दोगे 10 नंबर मिल जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो कहने का मतलब अभी फिलहाल हम लोगों ने आज की क्लास में टोटल 5 क्वेश्चंस किए, टोटल 10 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस कर लिए, 50 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया। ऑनेस्ट बात ये बताना कि अगर आपने सेमेस्टर 3 में अच्छे से पढ़ा है, तो क्या ये पांचों क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम था, आराम से आप पांचों क्वेश्चंस कर सकते हो। और पांचों क्वेश्चंस कर सकते हो तो मतलब 50 मार्क्स भी ला सकते हो। अब बाकी के 5 में अगर दो तीन भी कर लिए, तो इट मीन्स 10 CGPA भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। दो कर लिए तो 9 हो सकता है, और चार के चार कर लिए तो कोई बात ही नहीं है, 11 नहीं होगा, 10 ही होगा। क्लियर है ना। तो आप काम किया, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करो। रिमेनिंग जो बेसिकली क्वेश्चंस की क्लास है, वो भी मैं आप लोग के साथ जल्दी शेयर करूंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, और सेकंड पार्ट में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन करूंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा।